हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व कराने वाले हैं जो 28 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, यानी जो प्राथमिक लेवल का पेपर हुआ था उसमें साइकोलॉजी का टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं। जो क्वेश्चन आए थे इसमें 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं और आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे जो है क्या है, तो ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों को ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। दूसरा जो ऑप्शन है वो है विषय वस्तु के बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। चलिए, ये पॉजिटिव लग रहा है। तीसरे ऑप्शन बात करें, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत या रुचि, बिल्कुल भी गलत है। बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांति, बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही बन जाता है पहले क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं। तो चलिए ऑप्शन पर बात कर लेते हैं कि देखिए, उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव लग रहा है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे के उदाहरण समझाने के लिए कहना, बच्चों को अपने निष्पादन के दूसरों को सतत के रूप में तुलना करने, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव लग रहा है। ये भी पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वो हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है नंबर 2। देखिए, नंबर 2 वाला विकल्प हमारा सही होगा दूसरे का। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या संवेग प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल प्रभावित करते हैं। परिपक्वता प्रभावित करता है? नहीं करता है, बिल्कुल करता है। रुचि प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। तो इसमें से जो 1 2 3 चारों है, चारों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथों के पर। चौथों नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें बाह्य प्रतिशत देकर विपरीत करना चाहिए। हाँ, हो सकता है। अन्य विद्यार्थियों को अलग पृथक रूप से पहचानने पर जोर दिया जाना चाहिए, ये नेगेटिव बन जाता है। और अगले वाले हम ऑप्शन पे बात करें, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जब बात की गई है तो यहाँ पे जो यही सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला, पांचों क्वेश्चन के ऊपर। पांचों क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पे ध्यान से देखना है आप लोगों को कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही कि हाँ, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण वातावरण को इसमें भूमिका नहीं होती है। तो पर्यावरण जो स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट बात कर लेते हैं। जो आर वाला कारण बताया गया कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पादित है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें वातावरण और आनुवंशिकता दोनों होता है, तो यहाँ पे गलत बन जाता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे दोनों गलत का ऑप्शन कहाँ पे देखा है। देख ले, 2 वाला विकल्प जो दिया है, ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। पांचों क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है विकल्प 2 वाला सही है। आगे बात कर लेते हैं छठवें वाले क्वेश्चन के ऊपर। छठवें वाला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ले हुआ उसकी के निकट विकास का क्षेत्र, आपने ZPD पढ़ा होगा, ये वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत के शब्दावली निकट से दर्शाता है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है, कुछ नीचे है, बहुत ऊपर है, उसी स्तर पर है, कुछ ऊपर है। देखिए, जो ZPD होता है सम्मिलित विकास का सिद्धांत, यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा यही बनेगा, उसी स्तर पर है, इसमें कुछ नीचा का कुछ ऊपर नहीं होगा। अब आगे बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है हमारा केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, संक्रमण, अनुमान कर्मता, क्षतिपूर्ण वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बच जाता है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, ये वाला हमारा सही बन जाता है, क्योंकि जीन पियाजे किसके बारे में बात किए हैं, जीन पियाजे जी बात किए हैं। आगे बन जाता है हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि दिया गया है एक कथन और आर कथन। एक कथन में कथन बताया गया, आर कथन में उसका कारण बताया गया। तो चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ठीक बात। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया कारण कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें एक मौका देता है कि वे पहले जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। तो देखिए, ये वाला हमारा सही बन जाता है। ठीक है, जो दूसरी बात लिखा है शिक्षक के बारे में, ये वाला हमारा सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बन जाता है, ए वाला 8वें का।
8वें का एक पहला ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। मतलब पहले मीरा विद्यालय जाती है, फिर विद्यालय क्लास छोड़ने के बाद वो गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह कथन दर्शाता है। तो यह कथन जो है दर्शाता है शारीरिक आवश्यकता बिल्कुल नहीं, अभ्यास आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बाह्य प्रेरणा बिल्कुल नहीं, आंतरिक प्रेरणा आती है। हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है, उसको इंटरेस्ट है उसमें, तो यही ऑप्शन हमारा चौथा वाला सही बन जाता है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन मान दिया गया है कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट मान लग रहा है। तो एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनको कामों को नमूनों का संकलन करती है और बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? इस प्रकार का मूल्यांकन आपको क्या कहलाएगा? इस प्रकार का मूल्यांकन जो कहलाएगा आपका सतत एवं समग्र। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है कि संकलात्मक या अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मानक आधारित ये भी नहीं होगा, मानक आधारित कोई नहीं है इसमें। मानक एवं एकरूपता, यहाँ पे जो हमारा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है सतत एवं समग्र वाला हमारा सही लग रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन 11 के ऊपर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? तो समुन्नत देखिए ऑप्शन शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुसार बिल्कुल नहीं, अच्छे अंक लाने का दावा बिल्कुल नहीं, तदानुभूति रखने का बात सुनने का बिल्कुल नहीं। पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है। एक लड़की है, लड़की को माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। तब प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। इस व्यवहार को क्या दर्शाता है या क्या दर्शाता है? तो देखिए यहाँ प्राथमिकता, सामाजिकरण, परिपक्वता, आनुवंशिक। देखिए यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई। तो यहाँ पे देखिए अपने समाज में, अपने परिवार में जो होता है, परिवार ही जो है प्राथमिकता सामाजिकरण होता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण बिल्कुल सही होगा। बंडूरा जी के नकल पे ये बच्ची अपनी जो है कार्य कर रही है, तो यहाँ पे प्राथमिक सामाजिकरण बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेते हैं कि 13वां क्वेश्चन बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखिए यहाँ पे जो बच्चे ने लगाया है वो गलत कर दिया गया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने लगाया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग त्रिआयामी सिद्धांत का सिद्धांत दिए, जो यहाँ पे सही होगा हार्वर्ड गार्डन ने दिया है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा 13वें क्वेश्चन के। अब 14वां क्वेश्चन बात है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? अधिगम के लिए अधिगम का आकलन सही लग रहा है, रटने पर बिल्कुल नहीं, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल का अभ्यास, संरचनावादी। तो देखिए ये तो सही लग रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी गलत है। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। जो सबसे ज़्यादा सही है संरचनावादी एवं व्यवहारवादी, क्योंकि सारे ये जो ऑप्शन चौथा इस सारे में ये सब सारे आ जाते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही बन गया। अब आगे बात कर लेते हैं 15 वाला क्वेश्चन। 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? ध्यान दे, यहाँ पे नहीं देता है, ये पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं विचारक किसी कथन के संदर्भपूर्ण पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। बिल्कुल सही। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं, बिल्कुल सही। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क संगति की जांच करते हैं, बिल्कुल। विचारक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा सही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया योगदान नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं 16वां क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन कह रहा है अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेवियागिस के सिद्धांत के अनुसार अक्रम की वचन को क्या कहेंगे? देखिए सामाजिक वचन, व्यक्तिगत वचन, आत्म केंद्रित वचन या सामूहिक वचन। तो यहाँ पे जो बात की गई है लेवियागिस के द्वारा, लेवियागिस ने बताया है कि जो बच्चे स्वयं में बात करते हैं उनको हम व्यक्तिगत वचन बोलते हैं। तो ये वाला हमारा सही होगा। आत्म केंद्रित वचन जो है ये पियाजे जी का है। किसका है? ये पियाजे जी का है। और जो व्यक्तिगत वचन होते हैं लेवियागिस जी का, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए 17वां क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्त वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? समावेशित क्वेश्चन उठा हुआ है, अधिगम निःशक्त वाले बच्चों के बारे में पूछा गया है। तो लेखन कार्य का समय घटा देंगे। देखिए लेखन इसमें क्या युक्ति का प्रयोग करेंगे? लेखन कार्य का समय घटा देंगे, निगेटिव लग रहा है। अधिगम से अधिक, बिल्कुल गलत। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तमानी को महत्व नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिखावट का एक मानदंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चौथा वाला क्वेश्चन हमारा
17 वाले क्वेश्चन का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 18 वाले क्वेश्चन के ऊपर। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। विद्यालय का यह दृश्य क्या दर्शाता है? देखिए यहाँ पे केवल लड़की की बात की है। जहाँ पे लड़की लड़के की बात होगी वहाँ पे एक को महत्व दिया जाएगा, तो वहाँ पे तुरंत ही जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह होगा। तो ये देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही बन जाता है, तो 18 के तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए 19 वाला क्वेश्चन हुआ, किसके चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो 0 से 2 वर्ष होता है शैशवावस्था मात्र, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, 2 से 6 दिया है तो शैशवावस्था बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे 19 का पहला सही विकल्प हो जाता है। अब 20 का क्वेश्चन दिया गया है। 20 का पूछा गया है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह के शिक्षण युक्तियों को अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वाला ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्चा, बिल्कुल नहीं, समान पाठचर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि विद्यालय की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उसमें समझ भी अलग अलग होती है, इसलिए तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा विकल्प है हमारा, विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक करना, ये बिल्कुल गलत है। पृथक करने की बात जहाँ निगेटिव पॉइंट। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को व्यक्ति विभिन्नताओं को दूर किया जाता है, हाँ हो सकता है, लेकिन चौथा भी पढ़ लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्ति विभिन्नताओं को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो चौथा वाला ऑप्शन 20 का हमारा सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं 21 वाले क्वेश्चन पर। कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उससे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उससे अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे जो है ब्लाइंडनेस से संबंधित प्रॉब्लम है बच्चों में, आंख से संबंधित प्रॉब्लम है, दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है। अब अध्यापकों को क्या करना चाहिए? विकल्प पे चलते हैं। विकल्प में कहा गया है कि पहला विकल्प, उसके अभिभावक को उसको पूरा करने के लिए सलाह देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, देखो हो सकता है ये वाला दूसरा, ठीक है। तीसरे बात करें, उसे अपने सहपाठियों को कॉपी को काम उतारने के लिए देना चाहिए। जब दृष्टि से संबंधित दोष है तो बिल्कुल गलत होगा ये। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने के स्थायी छूट देना, उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने के लिए देखिए जब वहाँ पे बच्चों को दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये कहाँ से सही हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहीं पे सही बन जाता है कि 21 का दूसरा ऑप्शन हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 22 क्वेश्चन के ऊपर। 22 क्वेश्चन में विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामा शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधोगामी, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं 23 क्वेश्चन के ऊपर कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? देखिए समावेशी से दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र की, बिल्कुल गलत। अध्यापकों को उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच, बिल्कुल गलत। जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव में बल, बिल्कुल सही। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम 24वें क्वेश्चन के बारे में। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से हम बात देख लेते हैं यहाँ पे 23वां क्वेश्चन कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला होगा? देखिए मतलब कि जोखिम वाला होगा, बच्चे के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इस चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही बन जाता है कि अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में, ये देखिए यहाँ पे जोखिम से संबंधित बात किया गया है, तो यहाँ पे हमें नकारात्मक क्वेश्चन देना, तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक जो हमारा आंसर बन जाता है वो 23 का 3 होगा, ठीक है। 23 का 3 विकल्प सही होगा। पुनः एक बार जरूर देख लें, 23 का तीसरा विकल्प हमारा सही होता है। अब हम बात कर लेते हैं 24 बारे में। 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से अवदान कमी अति सक्रियता व्यक्तिगत ADHD वाला बच्चों की तरह की विशेषता दर्शाता है। ADHD जो होता है हमारा ऑटिज्म डिसेबिलिटी हाइपर डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब पूरा होता है। अब इसका जो विकल्प देखते हैं, बिना रुके लंबे गद्यांश को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा ये। आसानी से विचलित होने की प्रक्रिया, दूसरों को ध्यान में सुनने की प्रवृत्ति, बैठकर चुपचाप करने की प्रक्रिया, ये भी गलत, ये भी गलत। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरों का ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्तियाँ जो है ये तो नहीं होगा। बैठकर चुपचाप काम करने की ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो ADHD से प्रभावित बच्चे होते हैं वो आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति अपने आप में रखते हैं, वो आसानी से किसी भी तरफ अपना ध्यान कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा 24 का दूसरा सही होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 25 वाले को। आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों के भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने की प्रेरित करना, बिल्कुल गलत। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखुर तथा समयात्मक रूप से चिन्हित करना, बिल्कुल गलत। अधिगम के विश्वसनीय को पुरस्कृत देना, कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत।
प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं है कि कक्षा में प्रतियोगिताओं को हम प्रोत्साहित करेंगे। आकलन का मतलब है बच्चों के ज्ञान को आकलन और जो उससे कमी है उससे क्या क्या परिवर्तन किया जाए कि बच्चों की कमी को हम पूरा कर सकें, ये आकलन का मतलब होता है। तो देखिए, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समयात्मक रूप से चिन्हित। देखिए बिल्कुल सही बन जाता है, यहाँ पे गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बन जाता है आकलन के उद्देश्य। ठीक है, हम यहाँ पे जो है मूल्यांकन का उद्देश्य समझ के वहाँ पे मार दिए थे गलत, लेकिन यहाँ पे सही होगा आकलन के उद्देश्य से दूसरा वाला। चलिए बात कर लेते हैं अब हम जो है 25 हो गया 26 के बारे में कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को, अरे बिल्कुल गलत, फेल करने का ऑप्शन ये होगा ही नहीं। त्रुटियों का अध्यापक विद्यार्थियों को सोच समझने का अवसर देती है। अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने की, बिल्कुल सही। चलिए तीसरी बात के लिए विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए, ये गलत। त्रुटियों को अध्यापकों को कमज़ोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल गलत, दूसरा सही हो जाता है 26 का। अब बात कर लेते हैं 27 वाला क्वेश्चन। 27 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी का विशेषता नहीं है। शिक्षार्थियों को अपनी समझ को स्वयं सृजित करना, ये तो है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं को बाधित, बिल्कुल नहीं। अर्थपूर्ण अधिगम प्रणाली में अधिगम करो को घटित होता है, सही है। कुछ भी नया सीखना मौजूद समय पर निर्भर रखता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है इससे नहीं कहा गया, तो नहीं, जो गलत है वही सही होगा, तो दूसरा वाला हमारा सही बन जाता है। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 28 वाले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन हमारा जो कन्फ्यूजन में लग रहा है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी सारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। तो आप मिला सकते हैं और अपने नंबर को आप जो है जोड़ सकते हैं कि हमारा साइकोलॉजी में कितना नंबर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 28 वाले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बाल विकास, जो बच्चे का विकास होता है उसमें आनुवंशिकता, हमने बताया ना पहले क्वेश्चन जो इसके पहले आता है कि उसमें आनुवंशिकता और बच्चे के वातावरण और परिवेश दोनों जो है अंतर संबंधित होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पे भी दे दिया गया और इसी चीज़ से यहाँ पे जो है कथन में पूछ लिया गया है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो देखिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर, क्या ऑप्शन में लिखा गया है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, बिल्कुल गलत, अलग अलग नहीं होते, ये दोनों संबंधित है, दोनों ही प्रभाव डालते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। चलिए तीसरे ऑप्शन में बात कर लेते हैं, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। देखिए दूसरा जो हमारा ऑप्शन बनता है कि आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात देखें तो परिवेश की भूमिका जो है निश्चित होती है, ऐसा नहीं परिवेश की भूमिका निश्चित होगी, क्योंकि परिवेश का वातावरण अपने अनुसार ढाला जा सकता है जबकि आनुवंशिकता को प्रभाव को बदला जा सकता है, बल्कि आनुवंशिकता के प्रभाव को नहीं बदला सकता, इसलिए गलत होगा। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित हो जबकि परिवेशीय कारक को प्रभाव न्यूनतम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ज़्यादा सटीक लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 29 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। एक लड़की थी अनीता जिसका नाम था, और उसने जो कलम लिया उसका नाम था रश्मि, ठीक है। उसका कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया, मतलब उसने उसका कलम लिया, उसके बदले में उसका भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापकों को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पे सीधे जो है बात कहा जाएगा, ये हमारा सही होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने पर बने करता है कि मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, यह क्षमता कहलाता है। तो यह क्षमता जो कहलाता है वो कहलाता है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके CDP के जो है 30 के 30 क्वेश्चन। तो 28 दिसंबर को जिसका पहली मीटिंग में यानी कि जो प्राथमिक लेवल का पेपर हुआ था वो ज़रूर अपना मिला लें, उनका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है EVS का और जो दूसरे दिन पेपर हुआ था PDF मिल जाता तो उसका वीडियो हम ज़रूर मिलाएंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।